प्रसार भारती अभिलेखागार की प्रस्तुति सदाबहार सुनहरे दौर का अनमोल खजाना। Are we ready, floor manager? Studio is live now. Roll VCR. Fade up to and cue him. बातों बातों में मुलाकातों में हमने कहा क्या, उनसे सुना क्या, जिनसे मिले हम उनसे मिलो तुम। बातों बातों में, बातों बातों में, बातों बातों में, बातों बातों में। आज मुलाकात कीजिए एक ऐसी पर्सनालिटी, एक ऐसी शख्सियत से जिनकी एक उंगली के इशारे पर हिंदुस्तानी नहीं पूरी दुनिया के जो क्रिकेटर्स हैं वो मात खा जाते हैं, हार जाते हैं, आउट हो जाते हैं। जी हाँ, आइए आज मुलाकात करें हिंदुस्तान के स्टार एम्पायर पद्मश्री स्वरूप कृष्ण जी से। तो कृष्ण जी, सबसे पहले तो अपनी वो डेडली फिंगर हमारे दर्शकों को दिखाइए जिसके सामने सभी जो खिलाड़ी हैं वो हार मान लेते हैं। भारतीय विपन जी, हर प्रोग्राम जब शुरू होता है उसकी अपनी अहमियत होती है और एक शुरू करने का खास अंदाज होता है। अब आप किसी नारद जी का अगर इंटरव्यू लेंगे तो उनका नारायण नारायण से शुरू होगा। अब आप एक अंपायर का ले रहे हैं इंटरव्यू तो गरीब अंपायर के पास कुछ देने लेने को तो होता नहीं है, बस एक उंगली ही होती है जिसे डेडेड फिंगर कहते हैं, जो सबको ऊपर पहुंचा देती है। कृष्ण जी, आपने जिंदगी में एम्पायर बनने की ही क्यों सोची, और वो ऐसा कौन सा लम्हा था जब आपने ये डिसाइड किया कि आप एम्पायर ही बनेंगे? बात यह है कि मैं क्रिकेट खेलता तो शुरू से ही था, स्कूल डेज में, कॉलेज डेज में, फैकल्टी में आके, फिर उसके बाद ऑफिस तक खेलता रहा। तो समझिए कि 58 तक मैं खेलता रहा। कई बार मैंने ये महसूस किया कि जो डिसीजन मेरे खिलाफ दिए गए वो ठीक नहीं थे। अच्छा, पहली बात ये, और दूसरी बात ये कि एक ये भी चाह थी कि लोग बाग ये दो खड़े हुए अंदर से देखते हैं तो बगैर टिकट के आते हैं, और एक प्रिविलेज स्पेक्टेटर होते हैं जो कि बिल्कुल पास से देखते हैं कि तो एक ऐसी कोशिश की जाए कि ये जगह हासिल की जाए। तो मैंने फिर अंपायर बनने का सोचा, और वो भी काफ़ी लेट सोचा जी। तो सन 1966 में मैंने बोर्ड का इम्तिहान पास किया, और 6 साल रणजी ट्रॉफी पैनल पे रहने के बाद 1972 में मेरा प्रमोशन हुआ ऑल इंडिया पैनल में जी। और अनदर 6 इयर्स इस पैनल पे रहने के बाद 78 में मुझको पहला मौका मिला टेस्ट मैच में अंपायरिंग करने का। 78? हाँ, और वैसे मैं अंपायरिंग तो सन 48 से करता था, लीग मैच ही जी। तो ये समझिए कि 30 साल की लड़ाई के बाद मेरा नंबर आया। तो बड़ी मेहनत का काम किया हुआ। कृष्ण जी, आप अब तक 17 टेस्ट मैच खिला चुके हैं, जो खुद अपने आप में एक रिकॉर्ड है। कभी डिसीजन देने के बाद आपको खुद को ये लगा हो, ये महसूस हुआ हो कि आपका जो डिसीजन है वो हो सकता है गलत हो? ऐसे मौके बहुत ही शादर नादर कभी आया हो। एक आध डिसीजन था मेरा जिसका के अखबार में भी काफ़ी चर्चा हुई, और एक वो समझिए नेगेटिव था, एक पॉजिटिव था। यानी एक में मैंने बैट्समैन को आउट दे दिया था और एक में आउट नहीं दिया। तो जिसमें बैट्समैन को आउट दिया था वो तो अभी तक एस्टेब्लिश नहीं हो सका है कि वो ठीक था या नहीं था जी। और वो था 79 का मद्रास टेस्ट। बारिश वारिश की वजह से काफ़ी विकेट खराब हो चुका था, तो वेंकट राघवन गेंद कर रहे थे, उनकी गेंद पे एक पैड एंड बैट की किम ह्यूजिस की अपील हुई जिसे मैंने नेगेटिव किया। दूसरा डिसीजन था अभी बहुत ही रिसेंटली जो वेस्ट इंडीज साइड लास्ट आई थी, उसमें मद्रास टेस्ट का था। सुनील गावस्कर उसमें हालां ओपन करने नहीं गए थे, 2 डाउन आए थे, लेकिन वो वर्चुअली ओपन ही करना पड़ा क्योंकि फर्स्ट 2 ओवर्स में 0 स्कोर था।
और 2 बैट्समैन इंडिया के आउट हो गए थे, तो वर्चुअली ओपन ही करना पड़ा उसे। तो उस शुरुआत में ही एक मेलकम मार्शल की गेंद के ऊपर अपील हुई थी, जिसको कि सुनील ने खेला। वो गेंद कुछ तेज आई या कुछ समझिए स्लो आई, मतलब उसकी कैलकुलेशन से थोड़ा सा फर्क हो गया उसमें, और वो गेंद ग्लव पे लगने के बजाय जो एल्बो गार्ड पहना हुआ था उसके नीचे के हिस्से की तरफ से लगकर वो गेंद गई गली में, और वहाँ हार्पर ने उसको कैच किया, और एक यूनानिमस अपील वेस्ट इंडीज़ की तरफ से हुई। तो एक तो वेस्ट इंडीज़ की आप जानिए क़द क़ामत ही ऐसे होती, फिर उसके ऊपर बहुत ज़ोर से शोर मचा, लेकिन आई वॉज 101% श्योर कि ये आउट नहीं है, गेंद यहाँ से लगा है, और मैं उस अपील को नेगेटिव करा और करता रहा। बाद में सुनील गावस्कर ने अपनी किताब में भी लिखा है कि जब ये डिसीजन हुआ तो वो मेरी तरफ देख रहे थे कि कहीं मैं उंगली ना उठा दूं, लेकिन मैं अपने में इतना शुरू में ही श्योर हो जाता हूँ, इट इज़ आइदर यस और नो। किशन जी, इस दुनिया में हर व्यक्ति के फेवरेट्स होते हैं, आइडल्स होते हैं, जाहिर है आपके भी फेवरेट्स होंगे। तो कभी ऐसा हुआ हो कि डिसीजन देते वक्त आपके दिल ने आपके दिमाग पर दबाव डाल दिया हो? बस वो एक गाना आपने सुना होगा कि तड़फने नहीं देती हमें मजबूरियाँ। और रही बात मेरी अंपायरिंग से मेरे दिल के दिमाग के, और वहाँ पर डिसीजन देने की बात है, तो हमारी एक क्या सिस्टम है घर पे कि सुबह का खाना तो सब लोग अलग अलग खाते हैं, लेकिन रात का खाना हम लोग सब इकट्ठे डाइनिंग टेबल पर बैठ के खाते हैं। तो लड़के भी मेरे क्रिकेट खेलते हैं, और वाइफ को पहले तो शौक नहीं था, लेकिन जब से मैंने अंपायरिंग शुरू करी है और ये टीवी वगैरह पे आना शुरू हो गया है, तो थोड़ा बहुत इंटरेस्ट उनको भी हो गया। तो बस वो यही जिक्र सुनने में आते हैं कि भाई देखो फलानी खेल रहा है, उसके 100 हो जाने चाहिए, ये हो जाना चाहिए। तो अब सुनते तो सबकी रहते हैं, लेकिन बात ये है कि बड़ी समस्या ख़राब हो जाती है कि अगर उनकी सुने तो वहाँ अपनी भग पिटवाएँ। तो सुन के सबकी जाते हैं, नहीं तो भाई मुमकिन है खाना ही बंद ना हो जाए। तो इस वजह से सुन सुनाते सबकी हैं, लेकिन अंदर जाके वही करते हैं अपनी, जो कि वहाँ ठीक समझते हैं, जो वहाँ ठीक दिखाई दे जाता है। क्योंकि पहले से मंसूबे बनाने से कुछ नहीं होता। मैं आपको यकीन से कहता हूँ विपन साहब कि आप ये देखिए कि इतना टाइम नहीं होता वहाँ सोचने का आपके पास कि कौन खेल रहा है। एक्चुअली हमको वहाँ 3 टांगें नज़र आती हैं, 2 तो बैट्समैन की टांगें और तीसरा बल्ला। तो गेंद के ऊपर ध्यान इतना होता है कि और कुछ ख्याल ही नहीं आता, और निगाह जब से बॉलर गेंद करता है उसका पैर देख के, और पैर के साथ साथ निगाह सीधी सामने जाती है। तो बेगम ने कितने सैकड़े, तो हाँ, तो वो सैकड़े वैकड़े जो सब है वो वहीं छुट जाते हैं सफ़ेद लाइन के बाहर। वो एक्चुअली सारे रिश्ते नाते ही टूट जाते हैं, क्योंकि आप ये देखिए कि बस मैं घर से इतना ही लिंक रखता हूँ जब बाहर जाता हूँ कि मैं अपने रिटर्न रिजर्वेशन के बारे में उनको वहीं से घुसते ही बता देता हूँ जिस वक्त फील्ड में होता हूँ। तो मैंने एक निशानी बना रखी है कि भाई फील्ड में जाते वक्त जिस वक्त मैं अपना हेड उतार के हिलाऊँ तो ये समझ जाना कि मेरी रिटर्न रिजर्वेशन हो गई है, एंड आई विल बी कमिंग बाय सच एंड सच फ्लाइट, जो कि बता के जाता हूँ। तो ये कम्युनिकेशन ऐसा होता है। तो अब ये सब चीज़ें राज की रही नहीं, तो मेरा कोई ताल्लुक नहीं रहा, वास्ता नहीं रहा, तो इसलिए ये बताने में कोई हर्जा नहीं होता। किशन जी, आप हजारों दर्शकों के बीच चले जाते हैं फील्ड में और अकेले होते हैं, तब तो कैसे रिएक्ट करते हैं दर्शक आपके साथ, और क्या तालमेल होता है आपका दर्शकों के साथ, कैसा रिस्पॉन्स होता है उनका, ये हमारे दर्शकों को बताइए। पब्लिक का वो ऐसे है ना कि जैसे वो कहते हैं ना, एक पिक्चर में था कि था वो प्यार से मुझे शब्बो कहते हैं, तो इसी तरह से पब्लिक का ये था, कोई अप्पू कह रहा है, ये कह रहा है, अब उनको खुशी होती है। तो भाई मुझको तो इट गोज टू डेफ ईयर्स। या जब पास से गुजरो लॉरेल एंड हार्डी, देन आई यूज्ड टू टेल देम कि अरे भाई मेरे साथ तो जो आएगा वो लॉरेल हार्डी ही बन के आएगा, तो तुम अब कोई नई बात सोचो यार, ये तो पुरानी हो गई। तो देन दे यूज्ड टू क्लैप एंड देन कम फॉर ऑटोग्राफ्स और ये वो। और अभी ये है कि हिंदुस्तान है, यहाँ पर चढ़ते सूरज को सब पूजते हैं, शाम को कोई सूरज की पूजा नहीं करता।
तो अगर और मेरे साथियों को लोग बाग साल 2 साल में भूलें, मुझे 4-5 साल में भूल जाएंगे। बाकी जो किताबों में नाम रहेगा वो तो रहेगा ही। किशन जी, आप तो इतनी कड़ी मेहनत करते हैं, कितने घंटों तक धूप में खड़े रहते हैं, लेकिन फिर भी माशाल्लाह आपकी सेहत जो है ये अच्छी है। और इसका राज बताइए अपनी सेहत का हमारे दर्शकों को। ओहो विपन जी, ये दूसरी उंगली मारी। खैर वैसे तो ज़ाती ज़िंदगी से किसी को कोई ताल्लुक नहीं होता, लेकिन हमारी लाइफ ऐसी हो जाती है कि पब्लिक लाइफ हो जाती है। तो पब्लिक लाइफ में तो ऐसा होना चाहिए कि कहीं अगर मार भी पड़े तो आगे जाके कह दो कि भाई बड़ा स्वागत हुआ वहाँ मेरा। तो ऐसी बात नहीं। बात ये है कि मेरा जो पैदाइश है वो 13 जुलाई 1930 की है। सुबह 4 बजे का वक्त है कहते हैं, तो इतवार का दिन था। तो मैं बड़ा फरागत पसंद आदमी बड़ा हूँ, बड़ा आराम से हर चीज़ को करता हूँ, हावड़ दावड़ में नहीं रहता। तो शुरू से ही मेरी लाइफ ऐसी रही कि जिस चीज़ के मैं पीछे पड़ा उस चीज़ को मैंने पा लिया। एंड आई एम वेरी थैंकफुल टू गॉड कि मुझे वो चीज़ मिली। कुछ ऐसी चीज़ें थी जिनका कि मैं सोच भी नहीं सकता था कि मैं वहाँ तक पहुँचूँगा या मिलेगी, वो भी मुझे मिली। और रहा इसका सेहत का राज, तो भाई अपना तो एक ही शौक़ है, और वो अच्छा खाना। और आपको ये ताज्जुब होगा तो मुझे खाना पकाने का भी बड़ा शौक़ है। अच्छा। और मेरे घर पे भी फंक्शन होते रहते हैं, कभी 50, 60, 100 आदमी तक का। तो आपको ताज्जुब होगा कि वो सारी कुकिंग मैं खुद करता हूँ। अच्छा। लेडीज आर देयर ओनली टू हेल्प मी, क्योंकि 4-5 इकट्ठे चूल्हे जल रहे होते हैं, तो उन सब चीज़ों पे वो डिशेस बनाना, तो ऊपर का काम वो सब करती रहती हैं, और ये जो कुकिंग का काम है मैं खुद करता हूँ। कौन सी डिशेस? देखिए, वी आर कश्मीरीज, तो हमारे यहाँ का तो मीट बड़ा मशहूर माना जाता है। लेकिन एक और राज, आपको राज की बात बताता हूँ कि हमारे यहाँ ऑफिशियली किचन में प्याज या लहसुन का इस्तेमाल ज़रा सा नहीं होता। और फिर भी आप लोग कहते हैं कि साहब डिलीशियस है, बड़ी डिशेस। तो नॉन वेज डिशेस भी हैं और उसके साथ वेज डिशेस भी बहुत सारी हैं। तो अगर ये साथ साथ में महिलाओं का भी प्रोग्राम हो रहा होता तो अभी यहाँ प्रेशर कुकर वगैरह आ जाता, तो मैं आपको थोड़े से उसके नुस्खे और रियाज बता देता क्या है, और राज बताता उसका क्या है। क्या बात है किशन जी, वैसे तो आपने असल ज़िंदगी में बहुत से लोगों के पसीने छुटा दिए, लेकिन आप खुद पसीने छुटा रहे। रुपन जी, बात ये कुदरत से तो ना मैं लड़ सका हूँ, और ना कोई ऐसा अभी तक आदमी हुआ है जो कुदरत से लड़ सका हो। पसीना तो मुझे शुरू से ही आता है। और अब तो आजकल ये गर्मियों का मौसम है, और सितंबर तो इज द वर्स्ट सीजन, तो पसीना तो दिसंबर जनवरी में भी आता है। और मेरा ख्याल है यही राज है मेरा कि मैं आज तक जिसे बीमारी कहना चाहिए उसको कभी मैंने लग्गा नहीं लगाया। पसीना निकलता रहता है तो आदमी फिट रहता है। किशन जी, कभी ऐसा हुआ हो कि आपने अपना डिसीजन दिया हो और अपने खुद के डिसीजन पर आपको खुद ही थोड़ा सा बुरा लगा हो, जरा सा अफसोस हुआ हो? भाई बात यह है विपन जी के, तो सवाल आपने ऐसा पूछा कि आपने मुझे बोल्ड कर दिया, ऐसी गुगली मारी। खैर लेकिन फिर भी जवाब तो दूंगा ही। बात यह कि फीलिंग्स तो हमारी भी होती हैं। और एक दफ़ा का मैं आपको इंस्टेंस सुनाऊं, कलकत्ता टेस्ट था, मेरे ख्याल है विश्वनाथ 96 या 98 पे बैटिंग करता है, और 98 के ऊपर एक गेंद बड़ी कुछ ऐसी ऑफ स्टंप के बाहर आई, और पता नहीं क्या समझ के उसने उसे कट करना चाहा, और वो सीधा कॉट बेंड हो गया, और वो हमको आउट देना पड़ा। अब वो देना पड़ा कि आउट था तो हमने दिया, दे के चलो शाम को गेम ख़त्म हो गई। तो गेम ख़त्म करके जब हम अपने ड्रेसिंग रूम से चेंज वेंज करके बाहर निकले तो वहाँ कविता दिखाई देगी, उनकी बेगम। हाँ, मिसेज विश्वनाथ। अब देखा तो उसकी आंखें लाल हो रही। अब मुझे बड़ा महसूस हुआ, मैंने कहा यार देखो बच्चा बेचारी किस तरह से फील कर रही है। देन आई जस्ट कैजुअली वेंट टू हर, बिकॉज रास्ता बाहर निकलने का एक ही था। तो आई जस्ट कंसोल्ड हर, अरे मैंने कभी टीम में रहना चाहिए आदमी, सेंचुरियाँ तो और लगेंगी यार, कोई बात नहीं, डोंट वरी। अब वो मैं खुद ही कल्प्रिट था उसकी आंखों में,
लेकिन अगर वो भी गेम समझती होगी तो कल्प्रिट नहीं समझेगी मुझे। आई बेग अपॉलॉजीज फॉर दैट बट आई डोंट हेल्प इट। कृष्ण जी, कभी ऐसा हुआ हो आपके साथ कि आपने भी डिसीजन दिया ही ना हो, उंगली उठाई ही ना हो, और जो बैट्समैन है वो क्रीज छोड़ के चला गया हो? ऐसे खिलाड़ी भी पैदा हुए हैं जिनको के वॉकर्स कहते हैं, और वो वॉक कर जाते हैं खेलते ही, वो देखते ही नहीं किसी तरह। मैं आपको एक दफ़ा बताऊं कि मैं दलीप ट्रॉफी का फाइनल हैदराबाद में कर रहा था, तो वेस्ट और साउथ का था। शिवालकर गेंद कर रहे थे और नवाब पटौदी, अपने जो प्रेजेंट नवाब हैं, ये खेल रहे थे। तो उन्होंने 2 गेंदों पर कहीं 2 छक्के मार दिए। शिवालकर ने तीसरा गेंद जो था वो ज़रा खींच कर, और नवाब साहब पहले ही कमिट कर चुके थे शॉट के लिए, निकल गए थे आगे मारने के लिए। तो जब देखा इन्होंने कि गेंद खींच के आया है, तो इन्होंने कोशिश करी कि शॉट को अपने चेंज करें, चेंज किया, लेकिन इट वॉज टू लेट। और माइनर सचनेक होके तालिम विकेट कीपर थे महाराष्ट्र के, उन्होंने कैच पकड़ा। तो वो खेलते वक्त ज़रा गर्दन नीचे हो गई थी स्ट्रोक में, तो बिफोर आई कुड रेज माई फिंगर, द फिंगर वॉज रेज इमीडिएटली, लेकिन वो मेरी तरफ देखा ही नहीं, सीधी नीचे निकल करके अपने निकल के चले गए। इसी तरह सुनील वगैरह हैं, ये भी कभी नहीं रुकते हैं विकेट पे, मैंने सुनील देखा रुकते हुए। 2 चांसेस ऐसे हुए हैं जिसमें सुनील पहली गेंद पर ही मेरे सामने आउट हुए हैं टेस्ट मैचेस में, लेकिन कभी नहीं रुकते देखा है नहीं। एक दफ़ा तो ऐसा मौका हुआ 78 टेस्ट सीरीज में कि वेस्ट इंडीज़ खेल चुका था, इंडिया की पहली इनिंग शुरू हुई थी, पहला ही गेंद था, हम झुक जाते हैं, झुक के जो ही मैंने प्ले कहा, सिल्वेस्टर क्लार्क गेंद करने आए, गेंद की, सुनील ने एक शॉट खेला और वो गली में कालीचरण के उसने हाथ डाला और वो सीधा जाके चिपक दिया। तो मेरा ख्याल है शायद सारे ग्राउंड के ऊपर इंक्लूडिंग स्पेक्टेटर्स, मैं, सुनील, क्लार्क और शिवनारायण, इन 3-4 आदमियों को ही पता था कि वो आउट है जी। बस उसने जो पकड़ के गेंद हाथ उठाया, तो सुनील तो जब तक चल ही चुके थे तब सारे वेस्ट इंडियंस आए, उसे घेर लिया, और कोई किस कर रहा है उसे, कोई कुछ कर रहा है। तो क्योंकि सुनील का विकेट मिल जाना एक बहुत अहमियत वाली चीज़ होती है तो ऐसे इंस्टेंसेस हैं, विश्वनाथ भी वो कर रहे हैं। जैसे किशन जी आपने बताया कि आप खुद लीग प्लेयर रह चुके हैं, क्रिकेट खेली है आपने, तो जब आप इतनी क्लोज प्रॉक्सिमिटी में एक खिलाड़ी के साथ खड़े होते हैं तो जाहिर है आपको कभी कभी झुंझलाहट होती होगी कि यार ये जो बैट्समैन है ये सही नहीं खेल रहा, या बॉलर जो कैप्टन ने बदला है ये सही नहीं बदला है। तो ऐसे मौके आते हैं आपके साथ? बहुत से मौके आते हैं, रहा ये जो इस किस्म की बातें हैं ये भी बहुत होती हैं, और कम से कम जब आप देखिए कि 1-1.5 दिन पहले ये पता लग जाता है कि टेस्ट मैच ये ड्रॉ हो जा रहा है, तो उस वक्त तो काफ़ी हंगामेबाजी होती है, और आपस में खड़े हुए प्लेयर्स भी कभी कभी इतने नॉन सीरियस से हो जाते हैं कि मैं नहीं समझता वो क्यों हो जाते हैं। मुझे तो बड़ी झंझलाहट आती कि भाई 5 दिन हो या 6 दिन हो, यू आर बाउंड टू बी सीरियस, यू आर बाउंड टू बी इन द गेम, बट व्हाट वी सी कि वो बिल्कुल ऑफ द गेम हो जाते हैं। वो इधर उधर दिखाते हैं स्टैंड्स में, भाई फलां बैठा है, ये बैठा है, वो बैठा है। तो कभी कदार मजाक में हम पूछ लेते हैं कि भाई किस रंग वाला बैठा है, हमें भी तो बताओ। तो ऐसी चीज़ें हो जाती हैं। फिर कभी कभी ये महसूस होता है कि यार क्या खेल रहा है। अब ऐसा हुआ एक दफ़ा कि एक नया बॉलर इंडिया ने लेफ्ट आर्म लेग ब्रेक बॉलर लिया, और वो ये समझ के लिया कि वो रियली इज ए लेफ्ट आर्म लेग ब्रेक बॉलर। अब वो बदकिस्मती से वो मेरे एंड से ही गेंद करनी उन्होंने शुरू करी। 2 ओवर हो गए, 3 ओवर हो गए। जब 3 ओवर हो गए और मैंने ये देखा कि 18 गेंदों में से एक गेंद भी उस शख्स की टर्न नहीं हुई है, तो मैंने उससे पूछा, मैंने कहा भाई तुम बैट्समैन को सेट कराने को गेंद कर रहे हो या लेग ब्रेक कर रहे हो? तो कहने हाँ सर अभी करता हूँ, अभी करता हूँ। मैंने कहा भाई 18 गेंदें, 3 ओवर तो निकल गए, फास्ट बॉलर होता है तो उसे ज़रा सेटिंग में टाइम लगता है, लेकिन तुम्हें तो आके पहली गेंद से ही शुरू हो जाना चाहिए। और साहब बस अभी करता हूँ, अभी करता हूँ। तो वो देखता ही रहा मैं, वो मुझे तो दिखाई नहीं दिया उसमें क्या हुआ। किशन जी, आजकल बहुत ज़्यादा कंप्लेंट्स आती हैं एम्पायरिंग के बारे में,
गलत डिसीजंस के बारे में, धांधलेबाजी के बारे में, हेरा फेरी के बारे में। तो आप तो हिंदुस्तान के स्टार एम्पायर हैं, तो आपका इस बारे में क्या कहना है? देखिए, बात यह है कि कंपायर होने के नाते ये तो मैं कहूँगा नहीं कि बेईमानी होती है। मैंने तो हमेशा अपने आर्टिकल्स में भी यही लिखा है, टॉक्स भी रेडियो पे हुई, टीवी पे हुई, उन सब में यही कहा है कि अंपायर की इंटेग्रिटी को मैं कभी चैलेंज नहीं करूँगा। लेकिन शक वहाँ पड़ जाता है, महसूस वहाँ होता है जहाँ के यार्डस्टिक चेंज हो जाता है। आपका एक पर्टिकुलर यार्डस्टिक होता है, उस यार्डस्टिक को आप जब एक टीम खेल रही है, फॉरेन टीम, तब भी आप वही यार्डस्टिक रखिए जो कि आप जब आपकी कंट्री की टीम खेल रही होती है। अगर आप वो यार्डस्टिक, देखने वाले तो सब समझते हैं, खासतौर पे हम लोग तो अगर वो यार्डस्टिक एक है तो मैं उसको कभी नहीं चैलेंज करता। और मैंने हमेशा यही लिखा है कि भाई उनकी इल्मियत इतनी है इस बारे में। और रहा हिंदुस्तान का हिसाब, तो हिंदुस्तान में हम कभी हार या जीत को महत्व इतना नहीं देते हैं, कम से कम अपने पॉइंट ऑफ व्यू से। टीम जीतती है, खुश होते हैं लोग, हंसियां करते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं, और जब हारती है तो पत्थर मारते हैं, ये करते हैं, तो उनका अपना आउटलुक है। लेकिन हम अपने पॉइंट ऑफ व्यू से कहते हैं कि ना हमें जीत की खुशी होती है, ना हार का गम होता है, क्योंकि उसमें हम तो एक पार्टी होती नहीं, एक सिर्फ स्पेक्टेटर जरूर होते हैं कि पास से देख रहे हैं, सब कुछ हमारे सामने हो रहा है, लेकिन हम उसमें कर कुछ नहीं सकते। वो लिमिटेशंस होती हैं हमारी, अपना कैरेक्टर होता है हमारा। हम ये समझते हैं कि अगर हमारी वजह से कोई टीम हमारी कंट्री की जीतती है तो उसमें हमारी कंट्री को अच्छा नाम नहीं मिलता, और अपनी भी बदनामी होती है, तो अपनी बदनामी के साथ साथ कंट्री की बदनामी भी चलती है। तो ऐसा मैं नहीं समझता कि हिंदुस्तान में कभी हुआ हो या होता हो। और आगे के लिए भी मेरी एडवाइस यही रहेगी अपने सक्सेसर्स को कि भाई ऐसा कभी भूल के भी मत करना। अच्छा किशन जी, एम्पायरिंग के फ्यूचर के बारे में, क्योंकि आप हमारे स्टार एम्पायर हैं हिंदुस्तान के, आप कुछ कहना चाहेंगे, अपने बच्चों को भेजना चाहेंगे? देखिए साहब, बच्चों की बात तो मैं मानता नहीं। मैं नहीं समझ सकता कि इतनी कंसंट्रेशन और इतनी मेहनत जितनी की कम से कम मैंने की है, मेरे ख्याल है दिल्ली का कोई ऐसा ग्राउंड नहीं होगा जिस पे मेरा के गैलेंस के हिसाब से पसीना ना गिरा हो। इन माई पीक डेज आप ये समझिए कि मैं 10-12 साल अपनी फैमिली से बिल्कुल कट ऑफ रहा, अपने रिलेशन से बिल्कुल। सोशल लाइफ मेरी कोई नहीं थी, सिर्फ क्रिकेट थी। कोई शनिचर हो, कोई इतवार हो, कोई छुट्टी हो, मेरा कोई रिलेटिव बाहर से भी आता था तो मुझे 1 और 1.5 या 2 के बीच में ग्राउंड पे मिल लेता था, उसे पता होता था कि मैं वहाँ हूँ। चलते चलते किशन जी, हमारे दर्शकों को बताइए कि एम्पायरिंग और खाना बनाने के अलावा क्या शौक है? ये तीसरी उंगली मारी। खैर कोई बात नहीं। बात ये है कि विपिन जी, शौक तो करना कोई बुरी चीज नहीं है, लेकिन कहते हैं कि शौक पालना बुरी चीज है। पान खाने का मुझे बड़ा शौक था और मैं समझ ली 30-40 पान दिन में खाता था तंबाकू, लेकिन फील्ड में मैं खा के लंच में आए 3-4-5 पान खा लिए, टी में आए 2-3 पान खा लिए, लेकिन अलबत्ता तंबाकू और सुपारी जरूर मेरे पास मली रहती थी जो मैं खाता था। लेकिन आज तक कोई कैमरा या कोई रिपोर्टर मुझे ये पकड़ नहीं सका कि मैंने कब खाई और क्या हुआ। तो मैं अपने लेफ्ट हैंड पॉकेट में, पाउच में वो मला मसाला रखता था, और पसीना तो आपको पता ही है मुझे बहुत आता है, तो नैपकिन मेरे पास 3-4 रहते थे, उनको मैं चेंज करता रहता था, इसका उस जेब में, उसका उस जेब में, उस जेब, ऐसे मैंने बना रखा था। तो जब भी मैं देखता था कि कैमरे के रेंज से बाहर हुआ हूँ, क्योंकि कैमरे में लाइट जलती रहती है, तो अंदर से भी आप ये ना समझो कि हमें नहीं दिखता, जहाँ हम आदमी को स्पॉट कर लेते हैं तो एक एक आदमी हमको साफ नजर आता है वहाँ से। तो मैं जब देखता था कि कैमरे की मैं रेंज से बाहर हूँ, अपने मैंने एक पिंच निकाला, नैपकिन हाथ में रखा, मुंह में वो डाला और ऊपर से पसीना पहुँच दिया। तो आज तक कोई पता नहीं लगा सका, लेकिन ये सबको मालूम था कि मैं तंबाकू खाता। मेरे शौक रहे हैं स्टैम्प कलेक्शन, जो कि आज तक मैं करता हूँ, कॉइन कलेक्शन, और
खाने का तो मैंने आपको बता ही दिया कि वो तो जिंदगी भर चलता ही रहेगा। वो दिख भी रहा है। और मैं अभी तक हर साल मेडिकल चेकअप के लिए जाता हूँ, आज तक मुझे ब्लड प्रेशर नहीं है। तो रहा सवाल ये, और थोड़ा बहुत मुझे लाइट म्यूजिक का शौक है, और वो इसलिए कि मेरे फेवरेट सिंगर मुकेश जी थे। वो मेरे पड़ोसी भी रहे बहुत दिन। वो टैगोर रोड पे हम लोग रहते थे, 53 में हम थे, बराबर में वो थे। तो और भी कई प्लेयर्स ऐसे हैं, विशन जी हैं, इनको भी बड़ा गाने वाने का शौक है। और मुकेश जी का एक और फेवरेट प्लेयर जो रहा है, जो हमेशा फील्ड में गुनगुनाता रहता था मुकेश के ही गाने, वो था भगवत चंद्रशेखर। तो उनसे हमारा वैसे ही रेपर्ट काफ़ी रहता था। तो अब वो स्पोर्ट्स राइटर के तौर पे कभी कदारे मिल जाते हैं। तो मुकेश जी के ही एक गाने का, और लता जी से भी मेरा काफ़ी संपर्क रहा, काफ़ी मिला जुला मैं उनसे। तो और जो उन्होंने मुझको चीज़ प्रेजेंट करी, वो 3 कैसेट हैं उनके जो मेरे पास रखे हुए हैं। तो एक उसमें किशोर नाइट है, एक उनके अपने भजन है, और एक ये जो इंडियन टीम जब जीत के आई थी तो इसके गाने वाने के चक्कर में एक कैसेट बना था। तो मुकेश जी के एक गाने का ही जो सारांश है, जुज़्ब है, वो मैंने लिया। क्योंकि क्रिकेट का खेल ऐसा है कि इसमें कभी किसी को अपने आप को मास्टर नहीं समझना चाहिए, उसको हमेशा एक स्टूडेंट के तौर पे रहना चाहिए और बिहेव करना चाहिए। और वो गाना है कि सब कुछ हमने सीखा, न सीखी होशियारी, सच है दुनिया वालों के हम हैं अनाड़ी। तो अनाड़ी के अनाड़ी है। उम्मीद करता हूँ कि दर्शकों से आज्ञा लूँ, और इस प्रोग्राम के लिए आपका और दूरदर्शन का धन्यवाद। आपका बहुत बहुत बातों बातों में, मुलाकातों में हमने कहा क्या, उनसे सुना क्या, जिनसे मिले हम उनसे मिलो तुम। बातों बातों में, बातों बातों में, बातों बातों में, बातों